देखिए, नेताओं के खूब भाषण आपने सुने होंगे, आप वक्फ बिल को लेकर जोरदार और तीखी बहस भी सुन लिए होंगे, नेताओं की जुबानी जंग भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में नेताओं की जो शेरो शायरी रही, उसने लोगों को अपनी ओर खूब खींचा है। एक से बढ़कर एक शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष सवाल और जवाब देने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए आपको पहले सुनाते हैं सदन में किस तरह से शेरो शायरी की भरमार रही, वो सुनाते हैं। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से लाया गया वक्फ पर नया संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है और इसी के साथ राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही वक्फ का नया कानून भी बन जाएगा। पर इस बीच संसद में वक्फ संशोधन को लेकर खूब बहस हुई, जोरदार बहस हुई। आपको सबसे पहले देश की संसद में तमाम पार्टियों के जो बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस हुई है वो सुनाते हैं। कैसे वक्फ को लेकर नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे, इस रिपोर्ट में देखिए। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे होंगे और कुछ कारण, चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण। मान्यवर भाई बैठ जाओ। मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय, ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके, जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी। यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी 14 लॉ ट्रिब्यूनल है, आज भी
माननीय उपसभापति महोदय, देश में करीब 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आप दिखा दीजिए कि कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है विपक्ष के लोग लोकतांत्रिक प्रोविजन जो था उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है। मैं खास करके अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में। मैं इस अगस्त हाउस में बताना चाहता हूं, 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। नॉट इवन वन डे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता के तरफ से इस बिल के समर्थन में हम लोग है यहाँ। कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं तैयारी का सोर्स हम लोगों का शायद कुछ तो समान है हमारे में। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्फ थी। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास हो जाने के बाद विपक्ष के नेताओं के निशाने पर यदि कोई एक नेता है तो वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के खिलाफ ये भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष लगातार करता रहा है कि नीतीश अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। जेडीयू की ओर से यदि बिल का समर्थन किया गया तो इसके पीछे मुसलमानों की सबसे बड़े समाज पसमानदा केंद्र में रहा, और इसी पसमानदा को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का साथ दिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले से विपक्ष को क्यों आघात लगा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। वक्फ पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक खूब देखी गई, सुनी गई नेताओं की जुबानी। चुनावी राज्य बिहार में महागठबंधन के नेता नीतीश पर निशाना साधते दिखे। नीतीश को टारगेट किया जाता रहा। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जाता रहा। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिए जाने पर नीतीश को विपक्ष घेरता रहा। जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश विपक्ष ने की कि नीतीश मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है। नीतीश अल्पसंख्यकों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ सरकार का साथ दिया, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू की ओर से तस्वीर साफ करने की कोशिश संजय झा ने की, ललन सिंह ने की। पहले ये बयान सुनिए। बिहार अकेला स्टेट है जो जातीय गणना किया। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमानदा मुसलमान 73%, 73% पसमानदा मुसलमान है बिहार में। अब हमारे पास तो साइंटिफिक डेटा है, लेटेस्ट सर्वे है कास्ट का। उसमें कौन लोग हैं? उसमें राइन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बात जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है। उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। आज उनका भी वायरल हो रहा है,
इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। दरअसल पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था। जेडीयू ने सरकार को कुछ सुझाव नए संशोधन को लेकर दिए थे। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब चूंकि मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है, ऐसे में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के बड़े तबके को तरजीह देना वाजिब समझा और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए नए बिल का समर्थन किया। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़। मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा है। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या ये समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? तभी महागठबंधन के तमाम बड़े नेता नीतीश के खिलाफ ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि नीतीश मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश का स्टैंड यदि केंद्र सरकार के साथ मजबूती से दिखा है तो उसकी वजह पसमानदा समाज की अहमियत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद महीने में चुनाव होने वाले हैं, पर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जब पटना पहुंचे और उनसे सवाल हुआ कि क्या वो तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टाल दिया कि अभी इस पर बात नहीं हुई है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। आरजेडी का दावा है कि सभी सहयोगियों के बीच सीएम फेस पर सहमति बन गई है। चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी जी जो परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर बिहार की जनता के, बिहार के लोगों के विश्वास को जीतने में सफल हुए हैं, उसके साथ सभी दल के नेता एक साथ चुनाव मैदान में जाने पर। और इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जी जान से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो बिहार में बी टीम बनकर नहीं रहना चाहते, पर कांग्रेस की इस तैयारी में महागठबंधन के सहयोगी दलों का कोऑर्डिनेशन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, आरजेडी कांग्रेस में सीएम फेस पर फसाद को समझने के लिए सबसे पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। देखिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन शुरू से रहा है। बिहार में आरजेडी की ताकत कांग्रेस से ज्यादा है, ये भी सबको पता है। करीब 2 दशक से आरजेडी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहा है। मतलब गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का तो है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो आरजेडी ही रहा है। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के निर्विरोध नेता चुने जा चुके हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम के फेस के तौर पर भी प्रोजेक्ट करता रहा है। आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया था। अब जबकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सीएम फेस पर अभी कोई बात हुई नहीं है गठबंधन के अंदर। तो कांग्रेस की ओर से 2025 में महागठबंधन के चेहरे पर संशय तब पैदा हुआ जब पार्टी के 2 नेताओं ने खुलकर अपना बयान दिया। सबसे पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, जिनके अंदर ही एक पूरा चुनाव लड़ा जाना है, उन्होंने कहा कि चेहरे पर अभी बात हुई नहीं है। और इसके बाद
कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी कहा कि सीएम फेस कौन होगा अभी इस पर कोई बात हुई नहीं है। चूंकि कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसलिए उनके बयान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कृष्णा अल्लावरू ने चेहरे पर अभी बात नहीं हुई है, ये बयान दिया, और ये सबसे पहला बयान उन्होंने 25 मार्च को दिल्ली में दिया था, कांग्रेस अलाकमान के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक के तुरंत बाद। और उसके बाद कल यानी कि 3 अप्रैल को पटना में जब चेहरे पर उनसे सवाल हुआ तो वो वही बात दोहराते नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि गठबंधन में अभी सीएम फेस को लेकर कोई बात हुई नहीं है, होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो 25 मार्च को कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि चुनाव में चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, और अब 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि सीएम फेस पर बात हुई नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि चेहरा तो तय हो चुका है, तेजस्वी यादव ही चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई भी माई का लाल तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रोक नहीं सकता है। आपको याद होगा वो संबोधन कर रहे थे जनता को और तब उन्होंने ये बयान दिया था। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और तेजस्वी की राह में रोड़ा बनेगी और क्या लालू प्रसाद को कांग्रेस चैलेंज कर रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार की राजनीति में उठाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। रामविलास पासवान की फैमिली में फसाद बढ़ता जा रहा है। विवाद पैतृक संपत्ति का है, लेकिन अब इसमें सियासी एंगल भी है। संपत्ति से ज्यादा सियासी विरासत की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जाए लागल हो तो जाए लागल हो तो कथोर में जो हम ऊपर रूम में ताला लगा दे। घटिया राजनीति का नजारा पेश किया है। पासवान परिवार में फसाद बढ़ता जा रहा है। विवाद रामविलास पासवान की पैतृक संपत्ति को लेकर है, लेकिन इसका सियासी एंगल भी है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपनी देवरानी पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर बेडरूम और बाथरूम में ताला लगाने और सामान फेंकने का आरोप लगाया। अब अलौली थाना में लिखित शिकायत पर पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी और रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। आवेदन में राजकुमारी देवी की तरफ से कहा गया है कि उनकी 2 देवरानियों ने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के सहयोग से उनके कमरे से कपड़े, बिछावन और जेवरात निकालकर बाहर फेंक दिए। इसके साथ ही उनके बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया गया। इस पूरे मामले में पशुपति कुमार पारस के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि आवेदन पर साइन राजकुमारी देवी के नहीं है। हमारे पारस बाबू के पत्नी और रामचंद्र बाबू की पत्नी दोनों मिलके जो है कि घर में आके उनका ताला लगा दिए, ताला लगा के घर से बाहर करने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी का पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, कल वो थाना पे जाके अलौली थाना पे वही तैयार किया है और शोभा देवी के पास वो वहाँ पे बयान दे रहा था चैनलों को। इसका जिला अध्यक्ष हमारे पास है, अलौली थाना में खड़ा। राजकुमारी देवी पासवान का दस्तखत है नीचे, राजकुमारी देवी, हम उस दस्तखत को चुनौती देते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रामविलास पासवान के परिवार में मचे विवाद की असल वजह सिर्फ पैतृक गांव शहर बनने स्थित उनका घर नहीं, बल्कि अलौली विधानसभा सीट भी है। ये सब कुछ उस अलौली विधानसभा सीट की वजह से ही हो रहा है, जिस पर पशुपति कुमार पारस 7 बार विधायक रहे और अब बेटे यशराज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अलौली सीट से उषा देवी के बेटे सीमांत मृणाल को चुनाव लड़ाने का वादा किया है। सीमांत मृणाल अपनी नानी राजकुमारी देवी के साथ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमारे दल के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पुत्र श्री यशराज पासवान जी लगातार 6 महीना से अलौली घूम रहे हैं। अलौली विधानसभा पारस बाबू की और रामविलास पासवान जी की परंपरागत सीट रही है। अलौली विधानसभा से हमारे नेता पारस बाबू 7 बार विधायक चुने गए। उससे घबरा के चिराग पासवान ने एक जो उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एक कुत्सित प्रयास किया है। एक निष्कलंक व्यक्ति आदरणीय पारस बाबू पर कलंक लगाने का जो काम किया है। अब रामविलास पासवान के परिवार में मचे घमासान की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो क्या ये संपत्ति से ज्यादा सियासी विरासत की लड़ाई है?
न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान का परिवार बिहार का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। इस समय खुद चिराग पासवान सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके एक जीजा सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस सांसद और केंद्रीय मंत्री भी थे। चिराग पासवान तब भी सांसद थे। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी सांसद थे। चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी थी राजकुमारी देवी और दूसरी पत्नी रीना पासवान। राजकुमारी ग्रामीण परिवेश की महिला रह गई और शुरुआती साथ के बाद से आजीवन अलग ही रही है। 80 के दशक में रीना शादी के बाद से रामविलास पासवान की जीवन साथी बनी रही। पहली पत्नी राजकुमारी देवी से 2 बेटियां हैं, उषा और आशा। उषा पासवान के पति धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान विधायक परिवार से नाता रखते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब उनके बड़े बेटे प्रिंस मृणाल राजनीति में आ चुके हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के तीसरे दामाद उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान की बेटी निशा पासवान के पति अरुण भारती हैं। अरुण भारती इस चुनाव में जमुई से सांसद हैं और ऐसे में विवाद बढ़ा हुआ है। अब आप ये जानिए विवाद आखिर हुआ क्यों। हर बार की तरह शोभा देवी और सुनैना देवी शहर बन्नी गांव आई। उनके खाने और रहने की व्यवस्था राम कुमारी देवी ने की। शहर बन्नी गांव से जब दोनों निकलने लगी तो दोनों ने उनके कपड़े, उनकी दवाइयां और जरूरी सामान जो हैं वो कमरे से निकालकर उसमें ताला जड़ दिया। सामान बाहर निकालने के बाद कहा कि आप नीचे के 3 कमरे में रहिए, ये 2 कमरों में अब हमारा कब्जा रहेगा। 75 साल की राजकुमारी देवी उसी कमरे में रहती थी। देवरानी के इस बात से उनको सदमा पहुंचा और वे चिराग पासवान को बुलाकर घर में बंटवारा कराने की मांग करने लगी। विवाद बढ़ता देख पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी ने एक कमरे का ताला खोल दिया। अब आप ये जानिए, तो देखिए ये पूरा जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले को घरेलू हिसाब से नहीं बल्कि राजनीतिक हिसाब से भी देखा जा रहा है और बयानबाजी भी इस पर जारी है।